गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अपना टॉपिक जो भी आज अपन ले रहे हैं वो है हमारा बड़ी आंत। बड़ी आंत, इसमें ध्यान रखने योग्य पॉइंट ये हुआ कि हम इसे वैसे कहें तो लार्ज इंटेस्टाइन होगी ये, तो बेटा ध्यान दें बड़ी आंत में अपन को पढ़ना है कि इसके अंदर कितने भाग होते हैं, कौन सा कार्य होता है इसका, कहाँ पाई जाती है, किस तरीके की होती है। वैसे जनरली बात मैं पहले कहूं तो सबसे पहले तो ध्यान रखने योग्य बात है कि बड़ी आंत अपन कहें तो चौड़ाई के मामले में छोड़ी रहती है, लेकिन ये लेंथ के मामले में बात करें तो इसकी लंबाई केवल 1.5 मीटर होती है। इसका हम कंपैरिजन करें यदि स्मॉल इंटेस्टाइन से तो ध्यान होगा कि वो इसके अपेक्षाकृत कहें तो छोटी बहुत कम होती है, लेकिन लंबाई की बात करें तो वो लंबाई 3 मीटर होती है। कितनी होती है? 3 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, छोटी आंत की। ये है बड़ी आंत, तो नाम से बड़ी है यूं, लेकिन लंबाई के मामले में ये छोटी आंत से क्या है? कम है। ये बात क्लियर हो गई सभी के? क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है कि सर बड़ी आंत का मतलब बड़ी है, छोटी आंत का मतलब छोटी है, लेकिन नहीं, लंबाई के मामले में दोनों ही थोड़ा अपोजिट है, ध्यान रखना जरूरी है। फिर बात आती है बेटा कि बड़ी आंत के अंदर कौन कौन से भाग होते हैं। बड़ी आंत के अंदर बात करें बेटा तो मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक अपन सीकम बोलते हैं, एक क्या होता है? सीकम। एक होता है वृहदांत्र, इसको हिंदी में उंडूक कहते हैं। ये वृहदांत्र जिसको कोलॉन कहते हैं। एक होता है रेक्टम जिसको मलाशय बोला जाता है। तो ध्यान रखना है सीकम, वृहदांत्र और मलाशय 3 भाग है बड़ी आंत के। कितने भाग हो गए बेटा? 3 हो गए। सीकम हो गया, वृहदांत्र हो गया और मलाशय हो गया। ये तीनों ही भागों के मिलने से बड़ी आंत का निर्माण होता है। अब एक ध्यान रखने योग्य बात ये हुई कि ये जो बड़ी आंत है इसमें एक कपाट पाया जाता है। जैसे ध्यान दें, जहां पर छोटी आंत आके बड़ी आंत से मिलती है, ये भाग होता है जिसको कहा जाता है बेटा उंडुक। देन सीकम बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? सीकम बोला जाता है। तो ध्यान रखने योग्य बात हुई है कि छोटी आंत जिस भाग से आके मिलती है वो भाग बड़ी आंत का कौन सा होता है? वो सबसे पहले हमने लिखा है उंडुक। ये भाग सबसे पहले होता है। वैसे यहां पर एक नोटेड पॉइंट और बनता है, वो ये बनता है कि यहां पर जो त्रिकांत्र कपाट पाया जाता है, इस कपाट का क्या काम है? ये कपाट यहां पर पाया जाता है, इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या कार्य होता है? तो ध्यान रखने योग्य बेटा बात है यहां पे, इसका फंक्शन क्या है या इसका कार्य क्या है? तो कार्य ये हो गया कि ये वो कपाट है जो छोटी आंत से आने वाले भोजन को तो आने देता है, किसमें? बड़ी आंत में। लेकिन बेटा एक ध्यान रखने योग्य बात ये हुई कि यह छोटी आंत से भोजन को बड़ी आंत में तो आने देता है, लेकिन ये बड़ी आंत से भोजन को पुनः छोटी आंत में प्रवेश नहीं करने देता है।
इसीलिए इसको कपाट बोला जाता है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। तो ये तो हुई बात इसकी यहां पे। इसके बाद जब अपन बात कर रहे हैं यहीं पे कि इस बाग के आसपास जो बृहदान्त्र का जो बाग है, इस बाग के आसपास सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, बोले तो बैक्टीरिया पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरिया हम कहें कि इस बाग में जीवाणु पाए जाते हैं, इस बाग में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन से बाग में सहजीवी जीवाणु निवास करते हैं या पाए जाते हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो बृहदान्त्र आंसर होता है उसका। फिर बात होती है कि उंडुक वो पार्ट है जिसके नीचे परिशेषिका पाई जाती है, कर्मी रूपी परिशेषिका पाई जाती है। तो बेटा ध्यान रखने योग्य बात यह हुई कि ये परिशेषिका जिसका यहां पर क्या रोल हो सकता है, तो ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कर्मी रूपी परिशेषिका जो अपेंडिक्स के नाम से हम उसको कहते हैं, ये अपेंडिक्स जिसका कोई यहां पर डाइजेशन के अंदर रोल नहीं होता है, यहां इसका डाइजेशन के अंदर कोई भूमिका नहीं होती है बेटा। तो ये किस काम का है? ये बेटा इसको अपन कहें तो एक तरह से अवशेषी अंग माना जाता है। जैसे निमेशिक पटल मानी जाती है आई की, वैसे ही अवशेषी अंग के अंदर इसको डाल दिया गया है। किसको? अपेंडिक्स को, परिशेषिका को एक तरह से अवशेषी अंग कहा जाता है। बेटा यहां बात ध्यान रखने योग्य और भी है, वो ये है, एक बात ध्यान दें कि ये कर्मी रूपी परिशेषिका हुई, कर्मी रूपी परिशेषिका हुई और इसको हमने क्या कहा? अवशेषी अंग। क्या बोलते हैं बेटा? अवशेषी अंग। एक मैंने कहा आपको यहां ध्यान रखने योग्य बात क्या है? ध्यान रखने योग्य बात यह है बेटा कि डेवलपमेंट कंट्री, एक विकसित और एक विकासशील जो देश होते हैं उनमें काफी अंतर होता है। वो यहां पर देखने को मिलता है कि जो डेवलपमेंट कंट्रियां हैं वो जैसे ही बच्चे का बर्थ होता है, जन्म होता है, जन्म के समय ही इस अपेंडिक्स का ऑपरेशन के माध्यम से उसको अलग कर दिया जाता है। लेकिन बेटा यहां पर कई बातें ध्यान रखनी है। वो क्या रखनी है? वो ये रखनी है कि हमारे यहाँ पर ये चीज नहीं हो पाती तो हमारे यहाँ पर जब शरीर के अंदर दिक्कत होती है कि अपेंडिक्स प्रॉब्लम खड़ी कर रही है, किसी सूजन की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से वो छूट जाती है, सूजन आ जाती है, उसमें मोटी हो जाती है, तब वो पेशियों पे दबाव बनाती है, तब अपन कहते हैं कि वो दर्द करती है, तब इसको ऑपरेशन के द्वारा बॉडी से बाहर किया जाता है। तो बेटा यहां पर और बात ध्यान दें, यहां पे वो क्या है? वो ये हुई कि अब इस बात के बाद में हम आ जाते हैं सीधे ही वृहदान्त्र में। कौन से पार्ट में आ जाते हैं? हम इस पार्ट में आ जाते हैं, इसको वृहदान्त्र या कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वृहदान्त्र या कोलोन कहते हैं। अब रही बात यहां पे क्या हुई कि कोलोन के भाग कितने? कोलोन के भाग है 3, असेंडिंग कहे तो आरोही, अपना ट्रांसवर्स कहें, अनुप्रस्थ, डिसेंडिंग कहें तो अवरोही। कितने भाग हो गए? कितने भाग हो गए? 3 भाग हो गए, आरोही, अनुप्रस्थ एंड अवरोही, देन असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। तो हम कहते हैं ये ए है, ये टी है और ये डी है। अब ध्यान रखने योग्य बात और वृहदान्त्र में क्या है? वृहदान्त्र में एक बात और आ जाती है यहां पे कि वृहदान्त्र में
बृहदान्त्र में अधिकतर होता है जल का अवशोषण। किसका होता है? बृहदान्त्र में अधिकतर हो रहा है जल का अवशोषण, वाटर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो भी भोजन डाइजेस्ट होके कपाट के माध्यम से जब बड़ी आंत में प्रवेश कर जाता है बेटा, बड़ी आंत में ये यूं घूमता है, ऐसे जब ये अपन कह रहे हैं इसका सिस्टम बनता है, तब इसमें जब वो भोजन आगे बढ़ के मलाशय में जाता है, जब रेक्टम में पहुंचता है, उससे पहले उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे जो अपन कह रहे हैं अपचित जो भोजन बाहर निकल रहा है मलाशय से गुदा के द्वारा, वो क्या हो जाता है? थोड़ा कठोर बन जाता है। तो अब ये बात हुई यहाँ पे कि ये भाग जो बृहदान्त्र का अवरोही भाग है, ये मलाशय में खुलता है। किसमें खुलता है बेटा? ये मलाशय में खुलता है। ये मलाशय यहाँ कैसा बनता है? ये नाल वापस यूं मुड़ जाती है। जब ये मलाशय यूं कह रहे हैं अपन यहाँ के खुलता है, ये रेक्टम में आके खुलता है। कौन? बृहदान्त्र पार्ट मलाशय में आकर खुलता है। अब मलाशय जिसमें मल का संग्रहण होता है, मलाशय में क्या होता है? जैसे मूत्राशय में मूत्र का संग्रह होता है, वैसे ही मलाशय में मल कहें या अपचित भोजन कहें, वो यहां पर आके ठहरता है। फिर अपन कह रहे हैं मलाशय की बात करें, जब आगे गुदा पार्ट होता है, इसको एनस कहते हैं। क्या कहते हैं? अगले पार्ट को एनस बोलते हैं, गुदा कहते हैं बेटा। तो राइट नाउ ध्यान दें, गुदा या एनस पार्ट जिसके माध्यम से मल होता है, वो बॉडी से बाहर एक्सट्रैक्ट होता है या बॉडी से बाहर एग्जिट होता है, निकलता है, या हम कहें सीधी बात है कि बहिक्षेपण होता है। मल का बाहर निकलना गुदा के द्वारा, वैसे ही क्या कहलाता है? बहिक्षेपण कहलाता है। तो यही बात यहाँ पे होगी कि ये गुदा के एनस पार्ट से बाहर निकलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, वो ये है कि यहां पे अपना गुदा पार्ट की बात करें और मलाशय की बात करें, रेक्टम और एनस की बात कर रहा हूं मैं, तो यह ध्यान रखने योग्य बात यह है कि यहां पर पाई जाती है एनस में क्या? पेशियां। तो बुद्धिजीवियों यहां जो मसल्स पाई जाती है वो दो तरह की होती है। आंतरिक होती है, वो चिकनी होती है। अंदर वाली होती है वो कैसी? चिकनी पेशियां होती है। और बाहर की होती है वो रेखित होती है। ये दो तरह की जो मसल्स पाई जाती है, इसमें जो अपन कह रहे हैं वो क्या करती है? वो एक तरह से यहाँ पर एक तरह से कंट्रोल करने का कार्य करती है। अब मैं आपको थोड़ा जनरली और ले जाता हूं, थोड़ा नजदीक में, कि बेटे जैसे छोटा बच्चा है ना, समझ रहे हो, नन्ना मुन्ना कोई है, यदि वो अपन कह रहे हैं अपने हाथ में है, वहीं पे सुसु टपका देता है, वहीं पे अपन कह रहे हैं वो मल बोले तो एक तरह से अपन कहें कि उसका भी बहिक्षेपण कर देता है बिना रोए किए। कभी कभी रो देता है तो कभी कभी बिना रोए भी कर देता है। लेकिन ये ध्यान रखना, ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि उनके अंदर जो जीरो से अपन कह रहे हैं छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर अपन कह रहे हैं इन पेशियों का विकास पूर्ण रूप से नहीं होता। वो ऐसिक नहीं होती, अनैसिक होती है। जैसे तुम्हारे को ध्यान होगा कि तुम क्लास के अंदर टॉयलेट के लिए 10 बार अंगुली ऊपर उठा लेते हो, लेकिन आपको 9 बार जब अंगुली उठाते तो छुट्टी नहीं दी जाए और 10वीं बार दी जाए तो भी काम चल जाता है। लेकिन इतनी देर में यदि छोटे बच्चे को यदि ये नहीं किया जाए तो वो काम बिगाड़ देता है, क्योंकि उसकी जो पेशियां होती है वो ऐसिक नहीं होती, अनैसिक होती है। वो अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती, वो रोक नहीं सकता। वैसे धीरे धीरे बच्चा जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तब आपको ध्यान ही होगा कि वो उस पर कंट्रोल करने लगता है। सुसु आता है तब रोने लगता है, बोले तो टॉयलेट आता है तो रोने लगता है। लेकिन
वो धीरे धीरे जैसे जैसे उस पर कंट्रीब्यूशन होने लगता है, उस पर कंट्रोल होने लगता है, वैसे वैसे पेशियां वो अब एसिड की तरह कार्य करने लगती है, तो उसमें सुधार हो जाता है। ये रीजन ध्यान होना चाहिए बुद्धिजीवियों, क्योंकि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको माइनर से माइनर नॉलेज होना चाहिए और मेजर से मेजर होना चाहिए। माइनर होगा तभी मेजर होगा। ये तो बात हुई हमारे बड़ी आंत की और गुदा की। तो एक तरह से मैं आपको कहूं कि हमने एलिमेंट्री कैनाल की संरचना का अध्ययन कर लिया है। अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो टॉपिक है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लार ग्रंथि को, जिसके अंदर पढ़ेंगे हम लीवर या यकृत को, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे किसको, अग्नाशय को। तो 3 ग्रंथियों का हम अध्ययन करेंगे आगे, वो किस तरीके से भोजन को पचाने में कहीं न कहीं कैसे सहायक बनती है। लेकिन एक बार पुनः ले चलता हूं मैं आपको एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर आपने मुख से बात शुरू की, मुख के अंदर मुख गुहा की बात की, दांतों के बारे में बात की, जबड़े के बारे में बात की, जीभ के बारे में बात की कि स्वाद सकने का काम करती है, कैसे उसके अंदर 3 पॉइंट पाए जाते हैं, खट्टे मीठे और अपन कह रहे हैं जो तीखे स्वाद का ज्ञान ग्रहण करवाती है। ये जो अपन तलुए में अंदर कहते हैं जो हलवा होता है वो क्या होता है, ये बात की। घाटी ढक्कन की बात की। फिर अपन ग्रसनी में आए, ग्रसनी के बाद गर्सिका में आए, गर्सिका की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। फिर आमाशय में आए, आमाशय के 3 भागों का अध्ययन किया, उसके अंदर कपाटों का अध्ययन किया। उसके बाद हम घूमते हुए ग्रहणी में आए, बोले तो छोटी आंत में, छोटी आंत की बात की, ग्रहणी की बात की, ग्रहणी में कौन कौन सी नलियां जुड़ती है वो बात की हमने। सामान्य पित्तवाहिनी कहाँ से जुड़ती है, सामान्य अग्न्याशयी वाहिनी कैसे जुड़ती है, उनके अंदर रसों का कैसे स्त्रावण होता है, फिर भोजन का डाइजेशन अधिकतर होता है। फिर इलियम की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया, उनकी चारों भित्तियों का अध्ययन किया, उसमें विलय क्या होता है, पेरोपेसिस क्या होता है वो पढ़ा, अम्लजन कोशिकाएं क्या होती है, हाइड्रोजन जो हाइड्रोलिक जो अम्ल होता है, हाइड्रोजनिक अम्ल कहें या एक तरह से हम कहें HCl जो होता है उसका स्त्रावण कहाँ से होता है, पेप्सिन एंजाइम का स्त्रावण कौन सी कोशिकाएं करती है। उसके बाद जैसे हम आगे बढ़े तो श्लेष्मा का स्त्रावण कहाँ होता है। फिर हमने कहा कि एक तरह से लाइसोजाइम एंजाइम का स्त्रावण कौन करता है, ये बात की हमने। जल और जल अपघट्य एंजाइमों का स्त्रावण कहाँ से होता है, ये बातें हम छोटी आंत के अंतर्गत की। और फिर हम बड़ी आंत के अंदर आए, बड़ी आंत के बाद में हमने मलाशय रेक्टम की बात करते हुए गुदा की बात की। इस तरीके से ये मानव का एलिमेंट्री कैनाल की संरचना पूर्ण हो जाती है बेटा। और अगला हमारा स्टेप और टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव ग्लैंड, लार ग्रंथियां। तो थैंक यू सो मच।